जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, सबका अपना अपना समय होता है। कभी कोई सितारा चमकता है, फिर उसके बाद अस्त होता है, फिर दूसरा सितारा चमकता है। इस प्रकार ये जीवन का चक्र है, ये सबके साथ होता है। ये फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है और ये राजनीति में भी होता है। फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा, एक समय था जब दिलीप कुमार का समय था और दिलीप कुमार की जब पिक्चरें आती थी तो लाइन लग जाती थी पिक्चर हॉल के बाहर। एक समय आया राजेश खन्ना का, जब हम लोग जवान थे, राजेश खन्ना का समय आया, काका बाबू का। उस समय उनकी सारी पिक्चरें हिट होती थी। मतलब कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि राजेश खन्ना का भी बुरा समय कभी आ सकता है, क्योंकि उस समय उनका समय था। जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में आए तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति जो 6 फुट 2 इंच का है, बल्कि यहां तक बताया जाता है कि जब वो फिल्म में एंट्री लेने के लिए बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के पास गए तो लोगों ने अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना लंबा व्यक्ति भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में फिट नहीं हो सकता, बल्कि ही वॉज रिजेक्टेड। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अमिताभ बच्चन अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने गए, और बल्कि हिंदुस्तान के फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने गए। राजेश खन्ना और दिलीप कुमार जैसे लोगों के ऊपर अमिताभ बच्चन का, उनकी हर फिल्म इंडस्ट्री फिल्म जो थी वो हिट होती रही। उसके बाद शाहरुख खान का समय आया, बल्कि शाहरुख खान ने एक बहुत छोटे से एक सीरियल में एक सैनिक के रूप में काम किया था। तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि शाहरुख खान का ऐसा समय आएगा कि जब करोड़ों लोग उसके भक्त हो जाएंगे। लेकिन शाहरुख खान का भी समय आया और ऐसे ही चलता रहा तो नए लोग आएंगे, पुराने लोग भुला दिए जाएंगे और हर पीढ़ी अपना एक नेता चुन लेगी, एक कलाकार चुन लेगी। ये तो फिल्म इंडस्ट्री में हुआ। उसी प्रकार की घटनाएं आज राजनीति में घट रही हैं। देखिए, एक जमाना था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश की जनता इतना प्यार करती थी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था से उस समय से 60-70 साल बाद सोशल मीडिया के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना बदनाम कर दिया जाएगा और उतनी कपोल कल्पित कहानियां उनके बारे में बना दी जाएंगी और उनका इतना ज्यादा चरित्र हरण कर दिया जाएगा। जो हमारे बाबा दादा ने, नाना नानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया और हमेशा वो चुनाव जीते, बल्कि वो क्या जीते, पूरी कांग्रेस उनके नाम पे चुनाव जीती। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस जमाने में जो लोग उनको प्रत्यक्ष देखते थे, जो उनको जानते थे, जो उनको देखते थे, उनके चरित्र को देखते थे, उनके व्यवहार को देखते थे, वो उनके भक्त थे। वो उनको मानते थे कि ये आदर्श प्रधानमंत्री देश के हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो उस जमाने में अपने श्रेष्ठतम काल में था, 50-60 साल के बाद उसको ही सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया गया। और ऐसा आज के जनरेशन के सामने ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित से गले मिलते थे या अपनी भतीजी नयनतारा सहगल से गले मिलते थे, तो मतलब कपोल कल्पित सोशल मीडिया का जो विकृत रूप था उनके माध्यम से उनका चरित्र हनन किया। उनका ही क्या, महात्मा गांधी का भी चरित्र हनन किया। विश्व का महानतम संत महात्मा गांधी, जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए पूरा संघर्ष किया, उस व्यक्ति का भी चरित्र हरण किया। और उसने जो स्वीकारोक्ति की थी, अपनी बात खुद मानी थी और उन्होंने कहा था मैं अपने से संघर्ष कर रहा हूं, जो हर व्यक्ति करता है। वास्तविकता में कोई सच बोलता है, कोई नहीं बोलता, लेकिन महात्मा गांधी ने सच बोला था तो उनको भी बदनाम कर दिया गया। इंदिरा जी का समय आया। इंदिरा जी का एक ऐसा समय आया, उत्कृष्ट काल आया, जब 1971 में पाकिस्तान को 2 भागों में उन्होंने तोड़ा। तो उसके बाद इंदिरा जी को लोगों ने दुर्गा माता कहा, उनको सर्वोच्च नेता कहा, एकमात्र कैबिनेट का पुरुष कहा, बहुत सारी संज्ञाएं उनको दी गई।
लेकिन उसी के 4-5 साल के बाद ऐसा समय आया जब इंदिरा जी को नाम लेवा कोई नहीं बचा, और 1977 में जब इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने दोबारा चुनाव कराया तो उनको बुरी तरह से जनता ने हरा दिया। 1980 में दोबारा जिता दिया, वो एक अलग मुद्दा है। इसी प्रकार से 2012-13 में सोशल मीडिया के माध्यम से, पूंजीपतियों के धन स्रोतों के माध्यम से एक नए व्यक्तित्व का उदय हुआ, मोदी जी का, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आडवाणी जी को प्रेजेंट किया गया था एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट 2009 में, वो नहीं चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने। 2004 में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अटल जी चुनाव हार जाएंगे या बीजेपी चुनाव हार जाएगी, बल्कि किसी पोलस्टर ने या किसी एग्जिट पोल वाले ने भी कल्पना नहीं की थी। और इसीलिए अटल जी ने प्रमोद महाजन के कहने पे प्रीपोन इलेक्शन करा दिया था कि हम तो जीत ही जाएंगे, और इंडिया शानी का नारा दिया था, लेकिन अटल जी चुनाव हार गए थे और बीजेपी चुनाव हार गई थी। और मनमोहन सिंह, जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस भी ऐसी स्थिति में हो सकती है कि अपना प्रधानमंत्री बना सकती है, उन बना। 2009 इस समय का काल था। 2011-12 में फिर टीवी के माध्यम से, रामदेव के माध्यम से, अन्ना हजारे के माध्यम से, विनोद राय के माध्यम से एक दृश्य प्रस्तुत किया गया और कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया गया, और बड़ी आशाओं के साथ देश की जनता ने माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ सपने दिखाए, एक गुजरात मॉडल का सपना दिखाया देश को, और उनके जो समर्थक थे उन्होंने जापान के, जर्मनी के, इटली के, कहीं कहीं के ब्रिजेस और कहीं की सड़कें सोशल मीडिया में घुमा घुमा के ऐसा कि जैसे गुजरात के अंदर वो चीजें हैं, जबकि वास्तविकता में वो इटली और जापान की सड़कें और ब्रिजेस थे। और जनता को पूरे देश के ऐसे गुमराह किया कि गुजरात तो बस टोक्यो है और जर्मनी है और अमेरिका है। और जनता ने मोदी जी को बहुमत से 2014 में जिताया, 2019 में जिताया। एक नए प्रकार के नेता की छवि पूरे हिंदुस्तान में स्थापित कर दी गई। ये बड़ा स्ट्रांग लीडर है, उसके पास क्लियर मेजॉरिटी है, वो ठोक के निर्णय लेता है, किसी से डरता नहीं है। वो धारा 370 हटा देता है, जबकि धारा 370 हटाने से देश को क्या फायदा हुआ ये अभी तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि आज तक धारा 370 हटाने के बाद विधानसभा के चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो पाए। तो अगर धारा 370 हटाने का मुख्य उद्देश्य वहां की कानून व्यवस्था को ठीक करना था, तो अगर कानून व्यवस्था इतनी ठीक नहीं होगी, विधानसभा के चुनाव हो सके, तो धारा 370 हटाने का मकसद क्या था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर माननीय मोदी जी ने नोटबंदी की। उस समय भी सोचा गया कि नोटबंदी आखिर की क्यों, लेकिन जो उनका पब्लिसिटी मीडिया था, जो उनका सोशल मीडिया था, उसने बताया कि अमीरों को परेशानी होगी, ब्लैक मनी कंट्रोल हो जाएगा, आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन आतंकवादी घटनाएं तो कम नहीं हुई, ब्लैक मनी तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जितना पैसा सर्कुलेशन में था सारा का सारा बैंक में वापस आ गया। गरीब लाइन में लगे, मरे, पसीने और लथपथ हुए, परेशान हुए, शादियां रुकी, बहुत सारे बिजनेस ठप हुए, और अमीरों को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन लोगों ने मोदी जी से कोई प्रश्न इसलिए नहीं पूछा कि माना उन्होंने कि बड़ा स्ट्रांग लीडर है, अगर कोई निर्णय लेता है तो सोच समझ के ही लेता होगा। जबकि विश्व का हर अर्थशास्त्री जानता था कि नोटबंदी जो है किसी भी देश के आर्थिक स्थिति के लिए बहुत दुखदाई स्थिति होती है। अमेरिका को पता है कि 20% नोट उनके डॉलर जो हैं वो नकली हैं, इसके बावजूद नोटबंदी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। उसके बाद कोविड में जैसे हुआ, अचानक तालाबंदी रात को 8 बजे कर दी गई बिना किसी एडवांस नोटिस के। गरीब लोग झुग्गियों में बंद हो गए, बाहर निकल नहीं पाए, रोजी रोटी थी नहीं, बाहर निकलते पुलिस के डंडे पड़ते, अंदर रहते तो 10 बाई 10 की खोली में 10 लोग रहते कैसे। बहुत परेशानी हुई, बहुत समस्याओं को झेला, जो आपने देखा। जीएसटी लाई गई, जो गरीब चीजें यूज करते हैं उस पर जीएसटी बढ़ा दी गई, जो अमीर चीजें यूज करते हैं उस पर घटा दी गई। कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया, टोल टैक्स को बढ़ा दिया, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, जिससे मध्यम वर्ग, कमजोर वर्ग की तो पीठ टूटी, लेकिन अमीरों को फायदा हुआ। लेकिन लोगों ने प्रश्न नहीं उठाया।
क्योंकि वो एक राजनीति की लीग बन गई थी। लोगों ने भावना बना ली थी कि मोदी जी बड़े स्ट्रांग लीडर हैं और बड़े दूरदृष्टि से सोचते हैं, आज कष्ट होगा लेकिन कल का दिन अच्छा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, दिन तो और बदतर होते जा रहे हैं। भविष्य तो वर्तमान से भी खराब हो रहा है, वर्तमान जो है भूत से भी खराब हो रहा है। अग्निवीर योजना ले आई गई, जिससे देश के अंदर जो जवान बच्चे थे उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया। एमएसपी किसानों के साथ तो ये सारी चीजें होती रही, लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा होता रहा, लेकिन लगा कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। टीना फैक्टर। अच्छा, कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा अंधेरी रात होती है उसके बाद सुबह बहुत अच्छी होती है और सुबह बहुत अच्छी लगती है। इसी प्रकार से जिस राहुल गांधी को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, जिसको कहा था ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी इटली चले जाते हैं, कभी थाईलैंड चले जाते हैं और इनसे कोई आशा नहीं है, ये पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से घुमा दिया गया था। उस राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पदयात्रा की, 7,000 किलोमीटर की पदयात्रा की, जनता से मिले, गरीबों से मिले, तो जनता के अंदर एक मोहब्बत के विकल्प के तौर पर राहुल गांधी ने राजनीति को पेश किया। क्योंकि जिस प्रकार से 10 साल के अंदर धार्मिक विद्वेष की राजनीति की गई, हिंदू मुसलमान की राजनीति की गई, कपड़े से पहचानने वाली राजनीति की गई, ईद और दिवाली की राजनीति की गई और शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति की गई, उसके बाद लोगों को एक ठंडी हवा का झोंका आया जब राहुल गांधी ने पदयात्रा की और गरीबों से मिले। तो उसी प्रकार से एक अचानक करवट बदली देश की राजनीति ने। लेकिन तब भी 2024 के चुनाव में लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी, लोग मांगने को तैयार ही नहीं थे कि बीजेपी कैन बी डिफीटेड, मोदी जी कैन बी डिफीटेड। लेकिन जब मोदी जी 2024 का चुनाव हुआ और जो 15-20% लोग थे जो सोचते थे कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता, इसलिए बीजेपी को मजबूरी में वोट देते थे, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखा कि मोदी जी तो अपने बलबूते पर 240 ही सीटें ला पाए और एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ला पाए, और वो आधारित हैं छोटे छोटे दलों पे जो उनको ब्लैकमेल करेंगे और अपने राज्यों के लिए पैसा ले जाएंगे और बाकी राज्यों के साथ अनदेखी हो जाएगी। लेकिन मोदी जी आज एक लाचार प्रधानमंत्री की तरह 2024 के बाद उभरे, जो उनकी छवि 2024 के पहले थी उसको उसने धूमिल कर दिया। और राहुल गांधी एक ऐसे कलाकार की तरह उभरे जैसे अमिताभ बच्चन अपने जमाने में उभरे थे और शाहरुख खान अपने जमाने में उभरे थे। जब वो कभी रेलवे स्टेशन पे चले गए, वहां कुलियों से मिले, कभी वो कारपेंटर से मिले, कभी वो किसानों में खेत करने वाली औरतों से मिले, कभी उन खेत में काम करने वाली औरतों को अपने 10 जनपद पे बुलाया, उनके साथ खाना खाया। और जब उन्हें पता चला कि एक महिला की आंख में कैटरैक्ट है, उसका ऑपरेशन अपने पैसे से कराया। जब उन्होंने पीछे हटकर, जब निर्भया का कांड हुआ था तो निर्भया के भाई को बिना किसी को बताए, बिना उसका श्रेय लेते हुए उसको पायलट बनवा दिया और आज वो किसी एयरलाइन में पायलट है। तो एक अलग प्रकार की राजनीतिक रूप राहुल गांधी ने पेश किया, जैसा अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने किया था। आज जब इस इलेक्शन में हुआ, स्मृति ईरानी कहती थी कि मैंने हरा दिया 70,000 वोट से राहुल गांधी को और उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया। इस बार 2.5-3 लाख वोट से राहुल गांधी न केवल अमेठी रायबरेली जीते, बल्कि वो वायनाड भी जीते, वहां भी दोनों जगह जीते, और स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई किशोरी लाल शर्मा जी से। अब जब प्रश्न आया कि लोकसभा के अंदर लीडर अपोजिशन कौन होगा, तो बहुत लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को लीडर अपोजिशन होना चाहिए, कईयों ने कहा कि नहीं होना चाहिए। जो ये तर्क दे रहे थे कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि ये जमीनी नेता है, जमीनी नेता की तरह इन्होंने अपना चरित्र निर्माण किया है, अगर ये लोकसभा स्पीकर बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम में व्यस्त हो जाएंगे तो ये लोगों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। अभी 10 ही दिन हुए हैं लीडर अपोजिशन, तो लीडर अपोजिशन की तरह लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने राजनाथ सिंह को खड़ा कर दिया, अमित शाह को खड़ा कर दिया, शिवराज सिंह चौहान को खड़ा कर दिया, मोदी जी को खड़ा कर दिया, इसका माने लोकसभा में जो विपक्ष के नेता का प्रारूप है उसका निर्वहन तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया। अब प्रश्न था क्या क्या बाहर भी ऐसा कर पाएंगे, तो पिछले 4 दिन के अंदर देखिए जीटीबी नगर में वो वहां राज मिस्त्रियों के साथ जाके उन्होंने सीमेंटिंग की। वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गए, वहां लोगों के जो
ड्राइवर्स हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। हाथरस के अंदर कोई बड़ा नेता नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी सुबह 4 बजे चल के 5 बजे वहां पहुंच गए और वहां के गरीब जनों के साथ, जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनके परिवार वालों के साथ मिले, उनको ढांढस बंधाया, उनके आंसू पूछे। अगले दिन वो गुजरात चले गए। गुजरात में जहां पे कांग्रेस के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी वालों ने आक्रमण किया था, इस आधार पे कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में क्यों कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाँ, वो फर्जी हिंदू हिंसक हो सकते हैं, हम हिंदू जो असली हिंदू है हम हिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि हिंसक हिंदू नहीं हो सकता, ये हम भी मानते हैं। और राहुल गांधी ने खुलेआम वहां पे कहा, पार्लियामेंट भी कहा और गुजरात में भी कहा कि इस बार की सरकार, अगली बार हम इंडिया अलायंस वाले बीजेपी को हरा देंगे। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार देश के लोकतंत्र को जीवित करने के लिए डरो मत और डराओ मत, यही लोकतंत्र और संविधान का मूल मंत्र है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को दिया था। तो अब यह सिद्ध हो रहा है कि एक ऐसा नेता, मैं तो बल्कि लगता है मुझे पूरे विश्व में, शायद इतिहास काल में भी शायद कोई ऐसा नेता ना रहा हो, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने को दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं पूरे विश्व में। 50 साल की उम्र में इतना फिट, 4-5 हजार किलोमीटर पैदल चलना, रोज 15, 20, 25 किलोमीटर पैदल चलना, डेली चलना, यह कोई साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। अब एक तरफ वो है जो एक व्यक्तित्व है जो कैपिटलिस्ट पैसे और टेलीविजन और गोदी मीडिया के माध्यम से बना है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो जनता से खुद मिल रहा है, एक नई प्रकार की राजनीति कर रहा है, और विशेषकर गरीब वर्ग से मिल रहा है। अमीर वर्ग और अडानी के प्लेन और 5 स्टार होटल और बड़े बड़े पार्टियां के बजाय वो झुग्गी झोपड़ियों में जा रहा है और मजदूरों के बीच में जा रहा है, मजदूरों से सीधा संबंध स्थापित कर रहा है। तो एक नया, जैसे एंग्री यंग मैन की छवि अमिताभ बच्चन ने बनाई थी और एक लवर बॉय की छवि जो है शाहरुख खान ने बनाई थी, उसी प्रकार की एक जनता से जुड़े हुए राजनेता की छवि राहुल गांधी ने बनाई है। और वो लोकसभा के विपक्षी नेता का जो कार्यभार है उसको भी अच्छी तरह निभा रहे हैं, और ये जो जमीनी स्तर पे संपर्क करने वाली, तो एनर्जी, दैट नीड्स एनर्जी। और वो कहते हैं जैसा कि जब जनता से मिलते हैं तो जनता से उनको एनर्जी मिलती है, वरना ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा आवश्यक नहीं है, इतना ज्यादा संभव नहीं। तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। जैसे अलग अलग युग आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आया, इंदिरा जी का आया, राजीव जी का आया, अटल जी का आया, मोदी जी का आया, मनमोहन सिंह का आया, वैसे ही अब राहुल गांधी का समय है। और अब देखते हैं राहुल गांधी जिस प्रकार से आज आक्रामक रूप में गरीब जनता के साथ खड़े हैं, अगर ऐसे ही खड़े रहे तो देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लग रहा होगा, जो आज होगा या 2 महीने बाद होगा या 6 महीने बाद होगा। लेकिन देश की जनता की आंखें खुल रही हैं, देश की जनता को समझ में आ रहा है कि असली राजनीति होती क्या है। चलिए देखते हैं होता क्या। जय संविधान, आभार, नमस्कार और प्रणाम।